नमस्कार साथियों। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और जितने भी साथी जुड़े हुए हैं क्लास में, सभी लोग क्लास को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। हम बात कर रहे थे साथियों विधि एवं दंड का सिद्धांत, जो हमारे चैप्टर चल रहा है। उसके बाद हमारा नागरिकता चैप्टर चलेगा राजनीतिक सिद्धांत में। ठीक, चलिए बात करते हैं हम लोग कानून के बारे में। हमने बहुत कुछ जाना, आज हम देखते हैं कानून के प्रकार कौन कौन से हैं। कानून के प्रकारों के बारे में आज हम लोग जानते हैं। कानून के प्रकार। कानून के प्रकार, तो कानून के प्रकार कौन कौन से हैं भाई? जैसे मान चलो व्यक्तिगत कानून है। कौन सा है? व्यक्तिगत कानून है ना। सार्वजनिक कानून है, सार्वजनिक कानून। संवैधानिक कानून है, संवैधानिक कानून। व्यक्तिगत कानून, सार्वजनिक कानून, संवैधानिक कानून, सामान्य कानून, सामान्य कानून, सामान्य कानून, प्रशासनिक कानून, प्रशासनिक कानून, है ना। प्रशासनिक कानून, प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक कानून के बाद अपना आता है अध्यादेश। वही अध्यादेश, अध्यादेश भी तो एक प्रकार का कानून ही होता है। अध्यादेश। दूसरा होता है राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून। तो ये क्या होते हैं? ये कानून के क्या होते हैं भाई साहब? प्रकार होते हैं। व्यक्तिगत कानून, सार्वजनिक कानून, संवैधानिक कानून, सामान्य कानून, प्रशासनिक कानून, प्राकृतिक कानून, अध्यादेश, राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून। ये क्या होते हैं? कानून के प्रकार होते हैं। पहला हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत कानून। व्यक्तिगत कानून। तो व्यक्तिगत कानून जो होता है, ये कानून व्यक्तिगत संबंधों को क्या करता है? सुनिश्चित करता है। व्यक्तिगत संबंधों को दर्शाता है। जैसे ऋण संबंधी कानून, क्रय विक्रय संबंधी कानून। भाई एक ने बेचा, दूसरे ने खरीद लिया, ये क्या है? ये व्यक्तिगत संबंध तो हैं। तो व्यक्तिगत कानून जो होता है वो व्यक्ति के व्यक्तिगत संबंधों को सुनिश्चित करता है। लिखिए, इस प्रकार का कानून, इस प्रकार का कानून व्यक्ति के व्यक्तिगत संबंधों को सुनिश्चित करता है, सुनिश्चित करता है। जैसे ऋण संबंधी तथा क्रय विक्रय क्रय विक्रय संबंधी कानून। तो क्रय विक्रय संबंधी कानून, तो ये क्या होता है? व्यक्तिगत कानून कहलाता है। तो इस प्रकार के कानून जो होता है वो व्यक्तिगत संबंधों को सुनिश्चित करता है। जैसे क्रय विक्रय संबंधित कानून, ऋण संबंधी कानून। अगला हम लोग देखते हैं सार्वजनिक कानून। ये सार्वजनिक कानून जो होता है साथियों, ये व्यक्ति के
व्यक्ति एवं जो राज्य होता है, इन दोनों के संबंधों को सुनिश्चित करता है। यानी कि जो सार्वजनिक कानून होता है, सार्वजनिक कानून व्यक्ति और राज्य यानी जो सरकार है, उन दोनों के मध्य संबंधों को सुनिश्चित करता है। जैसे चोरी, डकैती, हत्या, इन सब से संबंधित कानून जो होता है वो क्या कहलाता है? सार्वजनिक कानून कहलाता है। लिखिए, दूसरा है सार्वजनिक कानून। सार्वजनिक कानून, ठीक। इस प्रकार का जो कानून होता है, इस प्रकार का कानून व्यक्ति एवं राज्य के मध्य संबंधों को सुनिश्चित करता है। व्यक्ति एवं राज्य के मध्य संबंधों को सुनिश्चित करता है। जैसे चोरी, डकैती, है ना, चोरी, डकैती, हत्या आदि। ये कौन सा कानून कहलाता है? ये सार्वजनिक कानून कहता है, जो व्यक्ति और राज्य के संबंधों को क्या करता है? सुनिश्चित करता है, ठीक। अगला होता है संवैधानिक कानून। अगला क्या होता है? संवैधानिक कानून। संवैधानिक कानून, तो जो भाई साहब संवैधानिक कानून जो होता है, संवैधानिक कानून ऐसा कानून होता है जिसके द्वारा राज्य सरकारों का ढांचा तैयार किया जाता है। राज्य या सरकारों का क्या कर दिया जाता है? ढांचा तैयार किया जाता है। कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका के बीच संबंधों को स्थापित किया जाता है, संबंधों को सुनिश्चित किया जाता है। इस कानून के अनुसार, जो संवैधानिक कानून होता है, इसके अनुसार क्या होता है कि जो सरकार होती है, जो राज्य होता है, उसका ढांचा तैयार किया जाता है और कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बीच संबंधों को सुनिश्चित किया जाता है। लिखिए, इस कानून के अनुसार, इस कानून के अनुसार राज्य सरकारों का ढांचा तैयार किया जाता है। ढांचा तैयार किया जाता है और विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य संबंधों को सुनिश्चित किया जाता है। सुनिश्चित किया जाता है। तो संवैधानिक कानून के अनुसार राज्य या सरकारों का ढांचा तैयार किया जाता है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों को क्या किया जाता है? सुनिश्चित किया जाता है। किसके द्वारा? संवैधानिक कानून के अनुसार। अगला आता है सामान्य कानून। ऐसा कानून जो नागरिकों के दैनिक जीवन से संबंधित होता है, दैनिक जीवन को नियमित करता है और संसद, ये जो कानून होता है ये संसद द्वारा निर्मित होता है, संसद द्वारा निर्मित होता है और सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है ये कानून। कौन सा? सामान्य कानून। सामान्य कानून के बारे में मैंने आपको बताया कि भाई ये जो कानून होता है ये नागरिकों के व्यक्तिगत दैनिक जीवन से संबंधित होता है। ये जो कानून होता है ये कानून संसद के द्वारा निर्मित होता है और सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है। यही विधि का शासन होता है, यही विधि का शासन भी है। लिखिए, सामान्य कानून। सामान्य कानून,
सामान्य कानून में लिखें, यह कानून व्यक्ति के दैनिक जीवन से संबंधित होता है। दैनिक जीवन से संबंधित होता है। इसका निर्माण संसद द्वारा होता है और सभी नागरिकों को समान रूप से इसका पालन करना होता है। सभी नागरिकों को समान रूप से इसका क्या होता है भैया, पालन करना होता है। यही क्या होता है यही विधि का शासन भी है। यही क्या है, विधि का शासन भी है। यह कानून व्यक्तिगत दैनिक जीवन से संबंधित होता है। इस प्रकार का जो कानून निर्मित होता है वो संसद के द्वारा होता है और सभी नागरिकों को समान रूप से इसका पालन करना होता है। कौन सा कानून? सामान्य कानून। इतना लिखें जरा। चलिए आगे देखते हैं। अगले देखते हैं प्रशासनिक कानून। कौन सा है? प्रशासनिक कानून। प्रशासनिक कानून, ये जो प्रशासनिक कानून होता है साथियों, ये प्रशासनिक कानून राज्य के जो अधिकारी और जो कर्मचारी होते हैं उनके कर्तव्यों को सुनिश्चित करता है। यानी कि जो प्रशासनिक कानून होता है, जो सरकार के क्या होते हैं, जो सरकार के कर्तव्य, जो सरकार के जो अधिकारी और जो कर्मचारी होते हैं उनके कर्तव्यों को सुनिश्चित करता है और उनके आचरण को भी सुनिश्चित करता है। उनके कर्तव्यों को और आचरण को सुनिश्चित करता है। ये जो प्रशासनिक कानून होता है साथियों, फ्रांस में प्रशासनिक कानून लागू है। फ्रांस में कैसा कानून है? तो फ्रांस में प्रशासनिक कानून लागू है। लिखिए, यह कानून राज्य सरकार के अधिकारियों
एवं कर्मचारियों के कर्तव्य एवं अनुशासन को क्या करता है? अनुशासन को सुनिश्चित करता है, सुनिश्चित करता है, सुनिश्चित करता है। इस प्रकार का कानून फ्रांस में लागू है। अगला देखते हैं हम प्राकृतिक कानून। कौन सा? प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक कानून, जो प्राकृतिक कानून होता है साथियों, इस कानून का जो संबंध होता है वो संविधान के अलिखित हिस्से से होता है, संविधान के अलिखित हिस्से से होता है। और यह कानून विवेक पर आधारित होता है और रीति रिवाज परंपराओं पर आधारित होता है। प्राकृतिक कानून, मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक कानून क्या होता है। इस कानून के अंतर्गत संविधान का अलिखित हिस्सा आता है। अलिखित जो हिस्सा आता है वो प्राकृतिक कानून के अंतर्गत ही आता है। आगे मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक कानून में क्या होता है। प्राकृतिक कानून अपने विवेक और रीति रिवाज परंपराओं पर आधारित होता है, विवेक पर आधारित होता है और रीति रिवाज परंपराओं पर आधारित होता है। लिखिए, प्राकृतिक कानून का संबंध, प्राकृतिक कानून का संबंध, कानून का संबंध संविधान के अलिखित, संविधान के अलिखित हिस्से से होता है। इस लिखिए, यह कानून विवेक और रीति रिवाज एवं परंपराओं पर आधारित होता है, पर आधारित होता है। रीति रिवाज एवं परंपराओं पर आधारित होता है। कौन सा कानून? प्राकृतिक कानून। ठीक। अगला आता है अध्यादेशी कानून। अध्यादेशी कानून, अध्यादेशी कानून। तो जो अध्यादेशी जो कानून होता है साथियों, ये अध्यादेश जो होता है, अध्यादेशी कानून जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, जो देश का जो अध्यक्ष होता है, राज्य का जो अध्यक्ष होता है, उसके द्वारा बनाया जाता है। तो उसी के द्वारा क्या हो जाता है, ये विशेष परिस्थितियों में बनाया जाता है। यानी कि राष्ट्र अध्यक्ष द्वारा विशेष परिस्थितियों में बनाया गया जो कानून होता है वो क्या होता है? अध्यादेशी कानून होता है, यानी अध्यादेश होता है। ये क्या होता है? ये एक अस्थायी कानून होता है। अध्यादेश क्या होता है? एक अस्थायी कानून होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यह पूर्णतः प्रभावशाली होता है साथियों। ये जो कानून होता है ये पूर्णतः प्रभावशाली होता है। जैसा जो कानून संसद द्वारा बनाया जाता है, जैसा वो प्रभावशाली होता है, उसी प्रकार से जो राष्ट्र अध्यक्ष द्वारा जो अध्यादेशी कानून है यह भी पूरी तरीके से प्रभावशाली होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात?
इससे कुछ काम नहीं किया जा सकता। हम जब संविधान का पाठ पढ़ेंगे वो हम लोग देखेंगे उससे, जैसे संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है ना। ये जो कानून होता है अध्यादेशी कानून, यह भूतलक्षी प्रभाव से भी लागू किया जा सकता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो ये जो अध्यादेशी कानून होता है, इसको एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत स्थायी कानून के रूप में परिवर्तित करना होता है। अध्यादेशी कानून को एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत स्थायी कानून के रूप में परिवर्तित करना होता है। यदि परिवर्तित नहीं कर पाती है संसद, तो ऐसी स्थिति में यह कानून स्वतः ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। चलिए लिखिए, यह कानून राष्ट्राध्यक्ष द्वारा विशेष परिस्थितियों में लागू किया जाता है। यह एक अस्थायी कानून होता है। यह एक अस्थायी कानून होता है। इसको एक समय सीमा के अंतर्गत स्थायी कानून में परिवर्तित करना होता है। यदि संसद इसको स्थायी कानून के रूप में परिवर्तित नहीं कर पाती है, तो यह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यह कानून पूर्ण रूप से प्रभावशाली होता है। अगला होता है राष्ट्रीय कानून। राष्ट्रीय कानून क्या होता है? यह कानून क्या होता है, जो राष्ट्र होता है या जो राज्य होता है, उसका जो संप्रभुता जो होती है, उसके अंतर्गत जो संप्रभु होता है, यानी कि राष्ट्र का जो संप्रभु होता है, कुल मिला कहा जाए तो राज्य की जो सरकार होती है, वहाँ की राष्ट्र की जो सरकार होती है, राज्य की जो सरकार होती है, उसके द्वारा यही कानून बनाया जाता है। उसी के द्वारा ये कानून बनाया जाता है और सभी नागरिकों को इसका सम्मान करना होता है। सभी नागरिकों पर यह समान रूप से लागू होता है। कौन सा? राष्ट्रीय कानून। राष्ट्रीय कानून, इसमें लिखें यह कानून राष्ट्र या राज्य के संप्रभु द्वारा बनाया जाता है और संपूर्ण देश पर यह
लागू होता है। संपूर्ण राज्य लिखिए, देश नहीं राज्य लिखिए। और यह कानून क्या होता है, संपूर्ण राज्य पर यह लागू होता है। अगला देखें, अंतर्राष्ट्रीय कानून। दो राष्ट्रों के या फिर दो राज्यों के मध्य विवाद को निपटारा करने के लिए क्या होता है, इस कानून का निर्माण किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का। ऐसे कानून की जरूरत एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा संचालित होता है। ये जो कानून होता है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय कानून होता है, इसका जो संचालन होता है, इसका जो संरक्षण किया जाता है, वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा किया जाता है। और यह राष्ट्रीय कानून से क्या होता है, कमज़ोर होता है, क्योंकि यह राज्य संप्रभु द्वारा निर्मित नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, ये क्या होता है, संप्रभु द्वारा निर्मित नहीं होता है। जरा इसे रफ कर दें, ठीक। ये जो चैप्टर है अपना, ये चैप्टर मैं समाप्त कर दूंगा इसी क्लास में। लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करें साथियों, ये जो कानून होता है, यह कानून दो राष्ट्रों या राज्यों के मध्य झगड़े को निपटाने के लिए बनाया जाता है। इस कानून का संचालन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा किया जाता है। तो इस कानून का जो संचालन है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा किया जाता है। यह कानून राष्ट्रीय कानून से क्या होता है, कमज़ोर होता है। राष्ट्रीय कानून से क्या होता है भाई साहब, कमज़ोर होता है। कमज़ोर होता है क्योंकि इसका निर्माण संप्रभु द्वारा नहीं किया जाता है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून दो राष्ट्रों के मध्य जो विवाद है उसको निपटारा करने के लिए बनाया जाता है। इसका जो संचालन किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के द्वारा किया जाता है। समझ रहे हैं साथियों। आगे बात करते हैं हम लोग इसे रफ करके दंड के सिद्धांत के ऊपर। दंड का सिद्धांत के ऊपर बात करते हैं कि भैया जो दंड है, दंड क्या है, दंड की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। देखिए, राजनीति विज्ञान में न्याय एवं कानून की स्थापना करने के लिए हमें दंड की स्थापना करनी पड़ती है।
यानी कि राजनीति विज्ञान में न्याय एवं जो कानून की स्थापना है उसे करने के लिए हमें दंड की आवश्यकता होती है। समय समय पर अनेक दंड सिद्धांतों का क्या हुआ भाई साहब, प्रतिपादन किया गया है। कोई भी व्यक्ति कानून का पालन नहीं करता है तो उसे क्या दिया जाता है, दंड राज्य द्वारा दिया जाता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति कानून का राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं यदि उनका पालन नहीं करता है तो उस व्यक्ति को क्या दिया जाता है, दंड दिया जाता है। ठीक है ना। लिखिए साथियों, दंड का सिद्धांत। दंड का सिद्धांत। दंड के सिद्धांत की यदि हम बात करें साथियों तो राजनीतिक विज्ञान में, लिखिए, राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक विज्ञान में न्याय एवं कानून की स्थापना के लिए, न्याय एवं कानून की स्थापना के लिए, स्थापना के लिए दंड की आवश्यकता होती है। समय समय पर अनेक दंड सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। समय समय पर अलग अलग दंड सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, है। जब कोई भी व्यक्ति राज्य द्वारा बनाए गए कानून का पालन नहीं करता है तो उसे क्या दिया जाता है, राज्य द्वारा दंड दिया जाता है। लिखिए, जब कोई व्यक्ति राज्य द्वारा बनाए गए कानून का पालन नहीं करता है तो उस व्यक्ति को दंड दिया जाता है। एक है व्यक्ति डेविडसन। डेविडसन क्या कहते हैं, डेविडसन कहते हैं कि दंड देते समय भावना या दुर्भावना से काम नहीं लिया जाता है। कौन है, डेविडसन। तो डेविडसन का कथन है, लिखिए, डेविडसन का कथन है, डेविडसन का कथन है। इनका क्या कथन है, ये कहते हैं कि दंड देते समय भावना या दुर्भावना से काम नहीं लिया जाता है। तो दंड देते समय भावना या दुर्भावना से काम नहीं लिया जाता है। एक है प्रोफेसर सालमंड। प्रोफेसर सालमंड ने साथियों दंड के 4 प्रकार बताए। लिखिए, सालमंड ने दंड के 4 प्रकार बताए। सालमंड ने दंड के कितने प्रकार बताए मेरे साथी, 4 प्रकार बताए हैं। तो सालमंड ने क्या बताए, दंड के 4 प्रकार बताए हैं। नंबर एक है निवृत्तात्मक दंड का सिद्धांत। निवृत्तात्मक दंड का
निवृत्तात्मक दंड का सिद्धांत। दूसरा है निरोधात्मक दंड का सिद्धांत। निरोधात्मक दंड का सिद्धांत। तीसरा है अपना सुधारात्मक दंड का सिद्धांत। सुधारात्मक दंड का सिद्धांत। चार है प्रतिशोधात्मक दंड का सिद्धांत। ठीक। नंबर 1 डाल दीजिए निवृत्तात्मक दंड का सिद्धांत। निवृत्तात्मक दंड का सिद्धांत। ये जो साथियों निवृत्तात्मक दंड का सिद्धांत होता है, यह किसी अपराधी को ऐसा दंड दिया जाना चाहिए, यानी कि निवृत्तात्मक दंड के सिद्धांत के अनुसार किसी अपराधी को ऐसा दंड दिया जाना चाहिए जिससे वह समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर सके। जिससे वह समाज के लिए क्या कर सके? एक उदाहरण प्रस्तुत कर सके, एक उदाहरण बने, जिससे लोग, समाज के लोग क्या कर सके? अपराध करने से डरें। यानी कि सिद्धांत कहना चाहता है, निवृत्तात्मक दंड का सिद्धांत, कि जब इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी व्यक्ति को दंड दिया जाना चाहिए तो एक ऐसा दंड दिया जाना चाहिए कि वो समाज के सामने क्या कर सके? एक उदाहरण प्रस्तुत हो, समाज के सामने एक मिसाल बने। ऐसा दंड दिया जाना चाहिए राज्य के द्वारा, और जिससे समाज के लोग क्या करें? उससे सीख प्राप्त करें, उसे अपराध करने से डरें। लिखिए, इसमें लिखे साथियों, इस सिद्धांत के अनुसार किसी अपराधी को दंड, ऐसा दंड दिया जाना चाहिए, ऐसा दंड दिया जाना चाहिए जिससे वह व्यक्ति समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत कर सके और समाज के अन्य लोग अपराध करने से डरे। तो निवृत्तात्मक दंड के सिद्धांत के अनुसार ऐसा दंड दिया जाना चाहिए जिससे वो व्यक्ति क्या बने? समाज में मिसाल बने, अपना उदाहरण प्रस्तुत कर सके, और अन्य लोग जो हैं वो भैया डरें, अपराध करने से डरें कि उस आदमी को तो भैया ऐसा दंड मिला है, हम ना कर रहे, हमारे तो बाल बच्चे, हम तो परेशान हो जाएंगे। उस हिसाब से बताया गया। अगला है अपना निरोधात्मक दंड का सिद्धांत। निरोधात्मक दंड का सिद्धांत, इसे रफ कर ले, उसके बाद हम लोग देखते हैं, है ना, क्योंकि जगह नहीं बच पाएगी फिर। चलिए बात करते हैं निरोधात्मक दंड के सिद्धांत के बारे में। ठीक है भाई साथियों, जरा लिखें निरोधात्मक दंड का सिद्धांत। निरोधात्मक, यहीं पर लिख ले रहे हैं,
एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। निरोधात्मक दंड का सिद्धांत। भैया निरोधात्मक दंड के सिद्धांत के अनुसार क्या है कि यदि कोई अपराधी है, जैसे कोई अपराधी है और वो अपराधी बार बार एक ही अपराध को करता जाता है, कोई अपराधी है और वो जो अपराधी है बार बार एक ही अपराध करता है, तो अपराध रोकने के लिए उस अपराधी को ऐसा दंड दिया जाना चाहिए कि वह अपराध करने लायक ही ना बचे, कि वह अपराध करने लायक ही ना बचे। जैसे कोई व्यक्ति बार बार चोरी करता है, बार बार व्यक्ति क्या करता है, चोरी करता है, तो उस व्यक्ति को क्या दे दें, उस व्यक्ति को हम क्या दे दें, आजीवन कारावास दे दें। लो, चोरी करने लायक ही ना बचेगा, वो चोरी करेगा तो करेगा कैसे, जब जेल से नहीं निकलेगा चोरी कैसे करेगा वो। तो इस सिद्धांत के अनुसार यही बताया गया कि यदि कोई अपराधी है, वो अपराध को बार बार करता है किसी अपराध को, तो उस अपराध को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उस अपराध को रोकने के लिए हमें अपराधी को ऐसा दंड देना चाहिए कि वो अपराध करने लायक ही ना बचे। जैसे यदि कोई व्यक्ति बार बार चोरी करता है तो उसको आजीवन कारावास दे दिया जाए, जिससे कि वह आजीवन चोरी करने लायक ना रहे। लिखिए, निरोधात्मक दंड के सिद्धांत के अनुसार, इधर लिखें इसे, निरोधात्मक दंड का सिद्धांत। निरोधात्मक दंड का सिद्धांत लिखिए, इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई अपराधी एक ही अपराध को बार बार करता है तो अपराध को रोकने के लिए उस अपराधी को ऐसा दंड दिया जाए, जिससे कि वह अपराध करने लायक न रहे। जैसे कोई व्यक्ति बार बार चोरी करता है तो उस व्यक्ति को आजीवन कारावास दे दिया जाए, जिससे वह व्यक्ति अपराध करने लायक न रहे। ठीक है भाई। तो इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई अपराधी है और वो बार बार एक ही अपराध को करता है तो ऐसा दंड दिया जाना चाहिए उस अपराधी को, जिससे क्या करे कि वह क्या कर सके, जिससे वो व्यक्ति क्या कर सके भैया, अपराध दोबारा ना करे उसे, है ना, अपराध करने लायक ही ना बचे। तो ऐसा व्यक्ति जो एक अपराध बार बार करता है, बार बार एक ही अपराध करता है और पकड़ा जाता है भाई साहब बार बार एक ही अपराध करते हुए, तो उस व्यक्ति को ऐसा दंड दिया जाना चाहिए कि वह अपराध करने लायक ही ना बचे। जैसे कोई व्यक्ति बार बार चोरी करता है तो उस व्यक्ति को आजीवन कारावास दे दिया जाए, जिससे कि वह अपराध करने लायक ही
ना रहे। ठीक है भाई। चलिए अगला आता है अपना सुधारात्मक दंड का सिद्धांत। सुधारात्मक दंड का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है भैया? इस सिद्धांत के अनुसार यह है कि अपराध को, यह सिद्धांत क्या करता है, यह सिद्धांत अपराध को एक रोग तथा अपराधी को एक रोगी की भांति मानता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा सिद्धांत निम्नलिखित में से दंड का कौन सा सिद्धांत अपराध को रोग तथा अपराधी को एक रोगी की भांति मानता है? तो कौन सा? सुधारात्मक दंड का सिद्धांत। इस प्रकार का दंड का सिद्धांत का उद्देश्य क्या होता है? इस प्रकार के दंड के सिद्धांत का उद्देश्य होता है कि अपराधी जो है, अपराधी के चरित्र में सुधार करना होता है। तो अपराधी के चरित्र में सुधार करना होता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जिस प्रकार का वो अपराध करता है, उस अपराध की मात्रा के अनुसार ही क्या दिया जाता है, उसे अपराध दंड दिया जाता है। यानी कि सुधारात्मक दंड के सिद्धांत के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ने चोरी करी है तो उसे चोरी के हिसाब से दंड दिया जाएगा। ये ऐसा थोड़ी ना है कि तुम्हें हाथ काट दिया जाएगा, पैर काट दिया जाएगा तुम्हारा, या तुम्हारे घर में चोरी कर ली जाएगी, ऐसा नहीं है। जैसे किसी ने मर्डर कर दिया तो मर्डर के अनुसार उसे सजा दी जाएगी, है ना। किसी ने हाथ पैर तोड़ दी किसी को, उस हिसाब से सजा दी जाएगी। तो ये सिद्धांत जो है भाई साहब, ये सिद्धांत अपराध की मात्रा के अनुसार सजा का प्रावधान करता है। इस सिद्धांत के जो जनक माने जाते हैं वो बेंथम माने जाते हैं। वर्तमान में क्या है, वर्तमान में लोकतांत्रिक जो देश हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या है, यह सिद्धांत जो है दंड का सिद्धांत सर्वमान्य माना जाता है। लिखिए, यह सिद्धांत रोग को, यह सिद्धांत अपराध को रोग, अपराध को रोग तथा अपराधी को रोगी की भांति मानता है। यह सिद्धांत क्या करता है भैया? अपराध को रोग तथा अपराधी को रोगी की भांति मानता है। इस प्रकार का दंड का सिद्धांत का उद्देश्य क्या होता है? लिखिए, इस प्रकार के दंड के सिद्धांत का उद्देश्य अपराधी के चरित्र में सुधार करना होता है। सुधार करना होता है। इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी को अपराध की मात्रा के अनुसार अपराधी को अपराध की मात्रा के अनुसार दंड दिया जाता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है भाई, जो अपराधी है जैसा वो अपराध करता है उसी मात्रा के अनुसार क्या दिया जाता है, उसे दंड दिया जाता है। इस सिद्धांत के जो जनक माने जाते हैं वो कौन है? तो लिखिए, इस सिद्धांत के जनक बेंथम है, बेंथम माने जाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह सिद्धांत सर्वमान्य है। तो क्वेश्चन पूछता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में दंड का कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है?
तो सुधारात्मक दंड का सिद्धांत, इस सिद्धांत का उद्देश्य होता है कि जो अपराधी है अपराधी के चरित्र में सुधार करना, यानी कि अपराधी को अपराध की मात्रा के अनुसार सजा देना ही क्या है इसका प्रमुख लक्ष्य है। यह सिद्धांत अपराध को रोग तथा अपराधी को रोगी की भांति मानता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। ठीक है भाई। निरोधात्मक दंड के बारे में भी पूछता है कि यदि व्यक्ति कोई बार बार एक ही प्रकार की क्या करता है अपराध करता है तो उस व्यक्ति को ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि वह अपराध करने लायक ही ना रहे। ये निरोधात्मक दंड का सिद्धांत है, सुधारात्मक दंड का सिद्धांत माना जाता है। ठीक है भाई। निवृत्तात्मक में मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसा दंड दिया जाना चाहिए कि वो व्यक्ति समाज के सामने क्या बन सके, एक उदाहरण प्रस्तुत कर सके, उदाहरण बन सके। कितने हो गए हमारे? 3 हो गए। एक और है प्रतिशोधात्मक दंड का सिद्धांत। कौन सा? प्रतिशोधात्मक दंड का सिद्धांत। इस प्रतिशोधात्मक दंड का सिद्धांत का उद्देश्य होता है बदले की भावना, बदले की भावना। इस सिद्धांत में क्या होता है कि यह सिद्धांत सबसे प्राचीनतम सिद्धांत माना जाता है, यह दंड का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत माना जाता है। कौन सा? प्रतिशोधात्मक दंड का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मुख्य लक्ष्य होता है कि बदले की भावना से यह सिद्धांत कार्य करता है, दंड का सिद्धांत कार्य करता है बदले की भावना के अनुसार। इसमें क्या होता है, इस सिद्धांत में यदि आपने किसी की आंख फोड़ी तो आपकी भी आंख फोड़ी जाएगी, चोरी करी तो आपके घर में चोरी होगी, आपने किसी गर्दन काटी तो गर्दन काटी जाएगी, आपने भाई साहब किसी का हाथ पैर तोड़ दिया, हाथ पैर आपके तोड़ दिए जाएंगे। तो इस सिद्धांत में क्या होता है कि भैया बदले की भावना पर आधारित यह सिद्धांत माना जाता है। यदि आपने किसी के प्राण लिए है तो प्राण के बदले आपसे प्राण ले लिए जाएंगे। वर्तमान में लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह सिद्धांत भाई साहब क्या है, कतई अमान्य है, सर्वाधिक अमान्य है, मान्य नहीं है। इसे मिटा दे, इसके बाद इसके स्थान पर ये लिख दे, लिखिए प्रतिशोधात्मक दंड का सिद्धांत। प्रतिशोधात्मक दंड का सिद्धांत, प्रतिशोधात्मक प्रतिशोधात्मक दंड का सिद्धांत। प्रतिशोधात्मक का अर्थ क्या होता है भैया? इसका अर्थ होता है बदले की भावना, बदले की भावना। तो इसका जो क्या होता है भैया, अर्थ होता है कि बदले की भावना। यह सिद्धांत दंड का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। यह दंड का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। दंड का क्या है? सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। यह सिद्धांत बदले की भावना पर आधारित होता है। यह सिद्धांत बदले की भावना पर आधारित होता है। भैया प्राचीन काल में ऐसे ही चलता था, सबसे प्राचीनतम है ये। पहले ऐसे ही चलता था कि आपने किसी का आँख फोड़ दी तो आपकी भी आँख फूटनी है, आपने किसी के प्राण ले ली तो आपके भी प्राण ले ली जाएंगे। तो ये बदले की भावना का काम था। प्रतिशोधात्मक का मतलब है, प्रतिशोधात्मक का अर्थ होता है कि बदले की भावना से कार्य किया जाना। इसमें आँख के बदले आँख, कान के बदले कान, प्राण के बदले प्राण के सिद्धांत पर आधारित होता है ये। लिखिए, यह सिद्धांत आँख के बदले आँख, आँख के बदले आँख तथा कान के बदले कान, कान के बदले कान और प्राण के बदले प्राण पर आधारित होता है। प्राण पर आधारित होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में
यह सिद्धांत अमान्य माना जाता है। ठीक है भाई साथियों, ध्यान रखेंगे ये। तो सालमंड ने दंड के 4 प्रकार बताए हैं। एक तो होता है अपना निवृत्तात्मक दंड का सिद्धांत, जिसमें क्या होता है कि भैया ऐसी सजा दीजिए अपराधी को जो कि उदाहरण बन सके, प्रस्तुत कर सके उदाहरण के रूप में। अगला होता है अपना निरोधात्मक दंड का सिद्धांत। निरोधात्मक दंड का सिद्धांत, इस सिद्धांत में क्या होता है कि बार बार कोई अपराधी यदि अपराध करता है तो उसको ऐसी सजा दी जाए कि वो अपराध करने लायक ही ना बचे, है ना। निरोधात्मक दंड के सिद्धांत के अनुसार होता है सुधारात्मक दंड का सिद्धांत, यानी कि ये सिद्धांत क्या मानता है, अपराध को रोग तथा अपराधी को रोगी मानता है। इस सिद्धांत का प्रमुख लक्ष्य होता है कि जो अपराधी है उसके लक्ष्य, उनके जो चरित्र है उसमें सुधार करना। उस यानी कि सुधारात्मक दंड के सिद्धांत के अनुसार यदि व्यक्ति की अपराध की मात्रा के अनुसार उसे क्या दी जाता है, सजा दी जाती है, यानी दंड दिया जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर्वाधिक सर्वमान्य है कौन सा, सुधारात्मक दंड का सिद्धांत। अगला प्रतिशोधात्मक, प्रतिशोधात्मक का मतलब बदले की भावना होती है, प्राचीनतम सिद्धांत माना जाता है। खत्म कहानी, ठीक है, ये चैप्टर आपका खत्म। ठीक है साथियों, तो बने रहिए अपने परिवार के साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।